सोमवार को नई दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस में राजस्थान के सांसदों के और केंद्रीय मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के लिए आयोजित रात्रि भोज कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शिरकत की। तो आपको बता दें कि दिल्ली में कल रात्रि भोज का आयोजन किया गया था। बीकानेर हाउस में इस रात्रि भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शिरकत की है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। यहाँ पर तमाम बीजेपी के सांसद विधायक मौजूद हैं। तो राजस्थान के सांसदों, केंद्रीय मंत्री यहाँ पर रात्रि भोज के लिए पहुंचे हैं। जनप्रतिनिधि भी इस दौरान मौजूद रहे। बीकानेर हाउस में रात्रि भोज का आयोजन किया गया था। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि रात्रि भोज के दौरान सीएम भजनलाल भी मौजूद हैं। तो दिल्ली में ये रात्रि भोज का आयोजन किया गया था। बीकानेर हाउस में रात्रि भोज का आयोजन किया गया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सभी राजस्थान के सांसद, केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं और एक साथ एक टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हैं। तो बीकानेर हाउस से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर रात्रि भोज का आयोजन किया गया था। दिल्ली में कल जनप्रतिनिधि भी इस भोज में शामिल हुए हैं। तो बीकानेर हाउस में रात्रि भोज का आयोजन किया गया है और इस भोज में राजस्थान के सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों के लिए यह आयोजन किया गया था। और एक ही टेबल पर आप देख सकते हैं कि राजस्थान के सारे मंत्री जो हैं नजर आ रहे हैं। और इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा भी यहाँ पर मौजूद हैं और एक ही टेबल पर बैठकर सभी रात्रि भोज कर रहे हैं। तो और इस भोज में जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे हैं। तो बीकानेर हाउस में रात्रि भोज का आयोजन किया गया। राजस्थान के सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों के लिए आयोजन किया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, इस तरीके का जो रात्रि भोज आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मानसी, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया हुई थी, उनका नामांकन दाखिल हुआ था। उस समय राजस्थान से 20 नेता जो प्रस्ताव बनाए गए थे वो गए थे और तमाम हमारे केंद्रीय मंत्री, सांसद थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जब अक्सर ऐसे मौकों पर एक विचार विमर्श भी हो जाता है, साथ में एक हेल्दी डिस्कशन हो जाता है, लिहाजा सभी को डिनर दिया गया। इस दौरान सभी हमारे केंद्रीय मंत्री जो राजस्थान से आते हैं वो मौजूद रहे, सांसद मौजूद रहे। यहाँ से जो 20 नेता जो प्रस्तावक के तौर पर गए थे वो मौजूद रहे। इसके साथ राजस्थान को लेकर चर्चा हुई, केंद्र और राज्य सरकार की जो तमाम योजनाएं चल रही हैं उनको लेकर चर्चा हुई और पार्टी को लेकर चर्चा हुई, संगठन के विस्तार को लेकर चर्चा हुई, सरकार और क्या बेहतर कर सकती है इसको लेकर चर्चा हुई। क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक मानना है, वो अक्सर कहते हैं कि जब हम चर्चा करते हैं प्रदेश को लेकर, चाहे आम हो चाहे खास हो, तो एक कहीं ना कहीं कुछ ऐसे विचार साझा होते हैं जो राजस्थान के लिए बड़े अहम होते हैं। विकसित राजस्थान बनाने के लिए उनकी बड़ी अहम भूमिका होती है। और देखिए, तमाम जो पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद रहे, एकजुटता का एक संदेश जाता है। राजस्थान से आने वाले कमोबेश सभी दिग्गज नेता जब डिनर डिप्लोमेसी में शामिल होते हैं तो एक मैसेज भी जाता है कि पार्टी एक है। सत्ता और संगठन की एकजुटता का पता लगता है। सभी दिग्गज नेताओं का एक टेबल पर बैठकर बातें करना, तमाम विपक्ष की जो हवाबाजी होती है या जो आरोप प्रत्यारोप थे उनको भी कहीं ना कहीं दूर करने में काम करता है, कारगर होता है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि एक ही टेबल पर बैठकर मतलब सभी चीजों पर चर्चा भी की और कहीं ना कहीं ये एकता का संदेश भी देता है। लाल सिंह, हाँ देखिए, बिल्कुल मानसी, इसमें कोई जब आप एक साथ बैठते हैं, भोजन करते हैं, तो भोजन के साथ साथ ही अलग से कुछ बातें होती हैं, प्रदेश की चर्चा होती है। कुछ ऐसी बातें हैं जो आप जनरली नहीं कह पाते, लेकिन एक टेबल पर जो सभी लोग होते हैं तो आप मान लो, हो सकता है कई बार ऐसी स्थिति आती है नहीं मिल पाते और जनरली नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि राजनीति में इतना व्यस्तम शेड्यूल होता है मानसी कि सामान्यतः मिलना हो नहीं पाता। कार्यक्रम होते हैं, ऐसे ही मिलना होता है, वो भी एक कार्यक्रम में मिल लिए, आपके उद्बोधन हुए, आप निकल गए। लेकिन इस तरह जब खाने की टेबल पर बैठते हैं, भोजन की टेबल पर वार्ता होती है, तो कई चीजें निकल कर आती हैं, कई हेल्दी डिस्कशन होता है। तो एकजुटता के साथ साथ एक अच्छा विचार, एक अच्छा डिस्कशन भी ऐसे मौके पर होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए लाल सिंह।
तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर जोधपुर से है, जहां खान पान सामग्री तैयार करने में बरती गई गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है। रविवार को छुट्टी के दिन विभाग ने जोधपुर में एक मिठाई कारखाने पर कार्रवाई करते हुए 110 किलो फिरनी जब्त कर नष्ट कर दी है। दरअसल 2 दिन पहले सर्दियों की मिठाई फिरनी बनाने के दौरान एक मजदूर द्वारा मैदा पैरों से गूंदने का वीडियो वायरल हुआ था। मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएमएचओ डॉक्टर सुरेंद्र सिंह शेखावत ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बालवाड़ी स्कूल के पास स्थित बालाजी मिष्ठान भंडार के कारखाने पर छापा मारकर गोदाम में रखी फिरनियों को जब्त कर नष्ट कर दिया। तो जो वीडियो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है मैदा को पैरों से गूंदा जा रहा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और छापेमार कार्रवाई की है। इसमें जैसे ही हमारे को पता लगा कि उस जालोरी गेट के अंदर है, जो एक पूरा हाइजीन का भी ध्यान नहीं रखा गया, और जो मार्केट के अंदर जो फेड़ी का जिस तरह से पैरों से गूंदने का जो वायरल हुआ, तो वहाँ इमीडिएटली टीम चली गई थी और टीम ने जाके और पूरा जब देखा कि जो तैयार फिनी है, उसको भी उस समय करीब 110 किलो फिनी है, उसको उन्होंने इमीडिएटली सीज करके और नष्ट करवाई। और दूसरा उन्होंने क्या है कि जो हम फूड सेफ्टी एक्ट है, उसके अंतर्गत एक्ट के अंदर वहां पे सैंपल लिए हैं, और सैंपल है उनको हमारे लैब के अंदर भेज दिए गए हैं। तो इसमें जो रिपोर्ट है उसकी वो देखा जाएगा कि क्या उसमें रिपोर्ट हमारी आती है। अगली खबर भी जोधपुर से है, जहां पर शहर की ट्रैफिक समस्या का समाधान निकालने की कवायद पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने निकाली है। सड़कों पर ट्रैफिक एसपी शाइन सी, एडीसीपी रोशन मीरा भी मौजूद रहे। शहर की विभिन्न जाम होने वाली सड़कों का ले रहे हैं जायजा। वैकल्पिक मार्गों के द्वारा ट्रैफिक दबाव कम करने की कवायद जारी है। तो पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश निकले सड़कों पर और ट्रैफिक एसपी शाइन सी और एडीसीपी भी मौजूद हैं। यहाँ पर विभिन्न जाम होने वाली सड़कों का जायजा लिया और इस दौरान वो समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से सड़कों को जो है जाम से बचाया जा सकता है। तो ट्रैफिक एसपी शाइन सी और एडीसीपी रोशन मीरा भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। विभिन्न जाम होने वाली सड़कों का उन्होंने जायजा लिया और इस दौरान वो देख रहे हैं कि आखिर किस वजह से ट्रैफिक लगता है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। तो वो मुआयना कर रहे हैं मौके पर पहुंचकर। तो अगली खबर दिल्ली से है, जहां पर भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने दिल्ली के झंडे वाले देवी मंदिर में श्रद्धा और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर आगामी दायित्वों के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली स्थित गुरुद्वारा बंगला साहिब में भी मत्था टेका और सभी की भलाई व शुभता की कामना की। तो आपको बता दें कि आज नितिन नबीन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे और इससे पहले उन्होंने मंदिर में गए, मंदिर के बाद वो गुरुद्वारे गए, जहां पर उन्होंने मत्था टेका और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो सुबह सबसे पहले वो झंडे वाले मंदिर में गए, इसके बाद बंगला साहिब गए और वहां पर उन्होंने आशीर्वाद लिया। तो नितिन नबीन आज जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। औपचारिक रूप से आज वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किए जाएंगे। तो श्रद्धा और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की है। सुबह आपको बता दें कि 11:30 बजे आज औपचारिक रूप से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किए जाएंगे नितिन नबीन। झंडे वाले मंदिर में वो गए हैं पहले देवी माता के दर्शन करने के लिए, इसके बाद उन्होंने गुरुद्वारे जाकर मत्था टेका और आशीर्वाद लिया। तो आज नितिन नबीन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष की शपथ लेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे आज बीजेपी के। और इस दौरान तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और बड़े बड़े नेता वगैरह मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी मुख्यालय पर 11:30 बजे आज औपचारिक घोषणा की जाएगी। नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन इससे पहले नितिन नबीन सुबह पहले
देवी माता के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचे। मंदिर में दर्शन करने के बाद वो गुरुद्वारा भी पहुंचे और जाकर उन्होंने गुरुद्वारे में मत्था टेका और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने सभी के कुशल मंगल की कामना भी की। तो आपको बता दें कि आज नितिन नवीन औपचारिक रूप से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की घोषणा की जाएगी। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और इससे पहले उन्होंने सुबह देवी माता के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेका। तो गुरुद्वारा बंगला साहिब में। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, माफ़ कीजिएगा, इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। राजीव, आज नितिन नवीन औपचारिक रूप से घोषणा की जाएगी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे, तो कैसा माहौल है? भारतीय जनता पार्टी के लिए आज बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है। बीजेपी को नितिन नवीन युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाले हैं। बड़ी बात यह है कि देखिए, कल नामांकन हुआ और कल निर्विरोध थे और लगभग कल ही इस नाम का ऐलान कर दिया गया। जो औपचारिकताएं हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में जो है डेट रखा गया था कि 20 तारीख को ही जो है 11:30 बजे ऐलान किया जाएगा, तो वो सारी तैयारियां कर ली गई हैं। 11:30 बजे यह औपचारिक ऐलान किया जाएगा कि नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, पूर्णकालिक अध्यक्ष बने। अभी तक वो कार्यकारी अध्यक्ष थे, लेकिन देखा जाए तो सुबह से ही नितिन नवीन लगातार एक्टिव हैं। वो सुबह जो है माता के दरबार में गए, झंडे वाला माता के दरबार में गए, उसके बाद गुरुद्वारा बंगला साहब गए, उसके बाद हनुमान जी, चूंकि फिनांस प्लेस में जो हनुमान जी का मंदिर है बहुत सिद्ध स्थान है, तमाम दूर दूर से लोग वहाँ पे आते हैं अपनी मन्नत को लेकर के। और जो भी, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या दिल्ली का आम नागरिक हो, वो वहाँ पे जाता है। और आज मंगलवार का दिन है, इसलिए बहुत ही शुभ माना जाता है मंगलवार के दिन हनुमान जी का दर्शन करना और उनसे आशीर्वाद लेना। तो अब जो है आज जो दर्शन कर लिए हैं, बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। अब एक जानकारी और देने की, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पहुंच गए हैं। तमाम जो बड़े नेता हैं वो धीरे धीरे मुख्यालय पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अगर राजस्थान की बात की जाए तो भजन लाल शर्मा, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, अलका गुर्जर, सीपी जोशी, मदन राठौर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सभी लोग पहुंच रहे हैं। और 11:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है, जब नितिन नवीन की ताजपोशी की जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की कमान उनको सौंप दी जाएगी। और उम्मीद जताई जा रही है, तमाम जो कार्यकर्ता और जो नेता पहुंच रहे हैं, उनका यह मानना है कि पार्टी भी युवा है, पार्टी जितने साल की है उतने ही साल के नितिन नवीन है, तो एक नया लकीर खींचा गया है पार्टी को आगे ले जाने के लिए। अब देखना होगा कि नितिन नवीन किस तरह से आगे लेकर के जाते हैं, क्योंकि देखिए 2026 में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। असम की बात की जाए, पश्चिम बंगाल की बात की जाए, तमिलनाडु की बात की जाए, केरल की बात की जाए, तो इन राज्यों में कमल कैसे खिलाते हैं, क्या कुछ रणनीति होगी, यह देखना महत्वपूर्ण है। एक बात यह है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो युवा नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें एक उत्साह देखने को मिल रही है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि नितिन नवीन 45 ईयर्स ओल्ड है, तो अब उनकी टीम में जो मेंबर होंगे, जो पदाधिकारी होंगे, वो 60 साल से कम ही उम्र के होंगे। 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को संगठन में नहीं जिम्मेदारी दी जाएगी, जैसी की जानकारी मिली सूत्रों से। तो देखना होगा कि उनकी टीम कैसी होती है, किन किन लोगों को जगह दिया जाता है। राजस्थान से भी कई लोगों का नाम अभी से चर्चा में आ गया है कि इन लोगों को जगह दिया जा सकता है। तो अपने अपने हिसाब से तमाम कयास, तमाम बातें सामने आ रही हैं। महत्वपूर्ण दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। 11:30 बजे का इंतजार किया जा रहा है कि जब नितिन नवीन की ताजपोशी की जाएगी। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि नितिन नवीन जो है उनके हाथों में जो है नई जिम्मेदारी भी साथ साथ ताजपोशी के साथ आएगी, क्योंकि 4 राज्यों में चुनाव भी होने हैं। तो ऐसे में उनकी देखरेख में ये चुनाव भी किया जाएगा, नई रणनीति भी बनाई जाएगी, तो अपने आप में ये बड़ी बात होगी और बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन को मिलेगी। बिल्कुल, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और उस पार्टी के यह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। औपचारिक ऐलान 11:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है, जब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और जो केंद्रीय मंत्री हैं, राजस्थान से अगर बात किया जाए तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ये सभी लोग वहाँ पे मौजूद रहेंगे। और इन लोगों की उपस्थिति में पार्टी के जो तमाम बड़े पदाधिकारी हैं, चाहे वो
मदन राठौर की बात कीजिए या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बात कीजिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बात कीजिए, इन लोगों की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी की कमान उनको सौंपी जाएगी, ताजपोशी की जाएगी। और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए नितिन नवीन की अगर बात की जाए तो नितिन नवीन के बारे में जो बताया जा रहा है कि 45 साल के हैं और उनका जो राजनीतिक कार्यकाल रहा है, क्योंकि छात्र जीवन से ही वो राजनीति से जुड़े रहे हैं, उनके पिताजी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं। उनके दिवंगत होने के बाद नितिन नवीन सक्रिय राजनीति में आए और उसके बाद से लगातार वो 5 बार विधायकी जीते। उसके बाद बिहार सरकार में वो पथ निर्माण मंत्री भी रहे। अब उनको जिम्मेदारी दी गई है तो माना जा रहा है कि संगठनात्मक रूप से उन्होंने जो काम किया है बिहार में, लोगों को जिस तरह पार्टी से जोड़ा, चुनाव में उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा, या जहाँ भी जिम्मेदारी दी गई उसको बखूबी। अच्छा, इसके साथ में अगर मैं देखूं कि अगर देखिए आज ताजपोशी की जाएगी तो वहीं कल कैबिनेट मीटिंग भी की जाएगी, तो उसको कैसे देखते हैं आप राजीव? बिल्कुल, देखिए बात किया जाए कैबिनेट मीटिंग की तो कैबिनेट मीटिंग तो हर सप्ताह होती है और कैबिनेट मीटिंग जो होती है उसमें जन कल्याणकारी नीतियों से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा की जाती है, निर्णय लिया जाता है जिससे जनता का कल्याण हो। तो कल जो कैबिनेट मीटिंग होनी है उसमें माना जा रहा है कि सरकार तमाम पहलुओं पे चर्चा करेगी। क्योंकि नितिन नवीन तो संगठनात्मक मुद्दा है इनका, आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे बीजेपी के, लेकिन सरकार में केंद्रीय सरकार का जो कल कैबिनेट बैठक होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, उसमें महत्वपूर्ण चीजें हैं कि देखिए इस समय तमाम चीजों को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। तो आने वाले समय में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है या तो कैबिनेट मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल जो स्थितियां बनी हुई है वैश्विक स्तर पे, जिस तरह से तमाम देशों में एक दूसरे के ऊपर जो वो अमेरिका की बात करिए, जो टैरिफ का मामला चल रहा है, या प्रधानमंत्री को वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष ने ट्रंप ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख करके निमंत्रण दिया कार्यक्रम में, तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने की संभावना जताई जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव तमाम जानकारी देने के लिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की और अगली खबर जालोर के बागागोड़ा से है, जहां पर मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद बागोड़ा उपखंड क्षेत्र में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां अज्ञात तत्वों द्वारा सुनियोजित तरीके से फॉर्म 7 के जरिए सैकड़ों वैध मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की गई। खोखा गांव में मात्र 4 व्यक्तियों के नाम का दुरुपयोग कर 4 बूथों पर 703 मतदाताओं के खिलाफ आपत्तियां दर्ज करवाई गई हैं, जबकि बागोड़ा शहर, कोरी, धुचा, छाजाला, मोरसिम सहित आसपास के गांव में भी बड़ी संख्या में इसी तरह की आपत्तियां सामने आई हैं। जिन लोगों के नाम से आपत्तियां दी गई हैं उन्होंने खुद को पूरी तरह से अनभिज्ञ बताते हुए हस्ताक्षर फर्जी होने का आरोप लगाया है और एसडीएम को लिखित शिकायत दी है। फर्जीवाड़े की हद तब हो गई जब बीएलओ के परिजन पूर्व व वर्तमान सरपंच के परिवारजनों के नाम भी मतदाता सूची के हटाने के आवेदन कर दिए गए। लगाइए, जिन्होंने दस्तखत किए उन्हें ये भी पता नहीं है और एक ही वोटिंग लिस्ट में से उठा के इन्होंने नाम भर दिए। तो एक गांव में जहाँ खोखा, तो इसलिए कि खोखा पूरा माइनॉरिटी का गांव है, वहां 2000 वोट है, तो 2000 वोट में से इन लोगों ने कोशिश की होगी कि 700 वोट की एप्लीकेशन लगाते हैं, तो इसलिए जहाँ वोट ज्यादा है वहाँ ज्यादा नाम आ गए। कई जगह एक आधा गांव मेरे नजर में आया जहाँ सिर्फ 100 वोट है तो वहाँ 30 की एप्लीकेशन लगा। तो ये एक तरह से बड़ा ही गलत तरीका अपनाया हुआ है। मैं आगाह करना चाहता हूँ सरकारी कर्मचारियों को कि किसी तरह से इस गलत कार्य को अंजाम देने का प्रयास ना करें। उनके जो मतदाता हैं, उनके जो मताधिकार है उनको वंचित रखने के लिए तथा उनके मौलिक अधिकारों का जो उपयोग है उनको वंचित रखने के लिए जो फॉर्म नंबर 7 है तैयार करके दे रहे हैं, जबकि वो वास्तव में वहाँ के मूलवासी हैं, कोई उसमें से मृत व्यक्ति नहीं है, उनके खिलाफ भी ये ला करके दे रहे हैं, जबकि वास्तविकता ऐसी कुछ नहीं है। पता किया कि BLA-2 बता रहे हैं कि हमारे उस पर हस्ताक्षर नहीं है, मिथ्या फर्जी तरीके से रिपोर्ट बनाई गई है, उस संबंध में ज्ञापन दिया है। अगली खबर भी जालोरा के बागोड़ा से है, जहां पर उपखंड क्षेत्र के कई गांव में राजस्थान पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के कंपनी पर किसानों के खेतों में बिना मुआवजा दिए हाई वोल्टेज विद्युत लाइन के टावर जबरन लगाने के आरोप लगे हैं। इसे लेकर भारतीय किसान संघ ब्लॉक बागोड़ा के अध्यक्ष चेलाराम चौधरी व सताराम रंगाला के नेतृत्व में प्रभावित किसानों ने उपखंड अधिकारी लाखाराम चौधरी को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कार्य तत्काल रोकने की मांग की है।
है। किसानों ने बताया कि मेया की ठाणी, रंगाला, खोका, मीरगंज व नया रंगाला गांव में 400 केवी विद्युत लाइन खेतों के बीच से निकाली जा रही है, जबकि खातेदार किसानों को ना तो कोई नोटिस दिया गया और ना ही मुआवजे की स्पष्ट जानकारी दी गई है। आरोप है कि कंपनी के कर्मचारी व ठेकेदार खाली कागजों पर साइन करने का दबाव बना रहे थे और टावर से प्रभावित भूमि लाइन के नीचे आने वाली उपजाऊ जमीन, फसलों और खेजड़ी, रोहिड़ा, केर जैसे पेड़ों के नुकसान के मुआवजे को लेकर स्थिति साफ नहीं की जा रही है। तो मुआवजे और सहमति के बिना कार्य रोकने की मांग की गई है, जिसको लेकर जो है ग्रामीण कलेक्टर पहुंचे और ज्ञापन सौंपा है। भारतीय किसान संघ ने उपखंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। तो अगली खबर झुंझुनू से है, जहां पर झुंझुनू जिले के ग्रामीण इलाकों में मंगलवार सुबह घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम हो गई है, जिससे सड़क पर चल रहे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालात ऐसे रहे कि कई स्थानों पर दिन में भी वाहनों की हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह के समय कोहरा अधिक घना रहा। खेतों की ओर जाने वाले किसान, स्कूल जाने वाले बच्चे और कामकाज के लिए निकलने वाले लोगों को आने जाने में दिक्कत हुई। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 22 जनवरी से प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसके प्रभाव से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। विभाग ने 23 जनवरी को झुंझुनू जिले के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की चेतावनी भी दी है। वहीं मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तापमान में आंशिक गिरावट हो सकती है। वहीं सुबह शाम ठंड का असर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। बानसूर में आज सुबह घने कोहरे के कारण एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सुबह टहलने निकला व्यक्ति अलवर रोड स्थित स्वास्थ्य मंदिर से करीब 200 मीटर आगे अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया। घने कोहरे के चलते वाहन चालक को व्यक्ति दिखाई नहीं दिया, जिससे तेज टक्कर हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बानसूर उपजिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास के थानों में सूचना भेजकर पहचान के प्रयास कर रही है और मामले की जांच जारी है। करौली से खबर है, जहां स्पेशल टीम डीएसटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 माह से फरार चल रहे 25,000 के इनामी स्मैक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसटी प्रभारी राम कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में सोमवार शाम करीब 7 बजे मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना कुड़गांव के एनडीपीएस प्रकरण में वांछित इनामी बदमाश ओम प्रकाश उर्फ भूरी पहाड़ी डूंगरी क्षेत्र में मौजूद है। सूचना के आधार पर डीएसटी टीम मौके पर पहुंची, जहां पुलिस को देखकर आरोपी भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन तत्परता दिखाते हुए टीम उसे पकड़कर गिरफ्तार कर लाई। आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था और वह करीब 6 माह से फरार चल रहा था। जहाजपुर शाहपुर रोड स्थित स्वास्तिक धाम के पास आज सुबह अत्यधिक कोहरे की वजह से 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना पर जहाजपुर थाना पुलिस ने एनएचएआई की टीम मौके पर पहुंची और गंभीर घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहीं गंभीर होने पर दोनों ट्रक चालकों को भिलवाड़ा के लिए रेफर कर दिया गया। फिलहाल रोड पर दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को क्रेन की मदद से रोड से हटवा दिया गया है। किशनगढ़ थाना पुलिस ने कचरा बीनने की आड़ में चोरी करने वाली 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से लगभग 80 किलोग्राम चोरी किया हुआ लोहे का सामान भी बरामद हुआ है। आरोपियों ने दिन में सुनसान मकानों और फैक्ट्रियों और औद्योगिक क्षेत्रों में रेकी कर मशीनों के कलपुर्जे, लोहे का भारी सामान, पानी की मोटर जैसी चीजें चोरी की। गिरफ्तार महिलाओं में समता सांसी और परमेश्वरी शामिल है। उनके खिलाफ मामला दर्ज कर अन्य चोरी की वारदातों की भी जांच की जा रही है।
तो रामदेवरा से खबर है, जहां माघ माह के शुक्ल पक्ष की दूज के अवसर पर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने के लिए भक्तों का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। देश के अलग अलग स्थान से आए लाखों श्रद्धालु आज के दिन रामदेवरा पहुंचे। ऐसे में अर्धरात्रि के बाद से ही समाधि स्थल मुख्य प्रवेश द्वार के सामने लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई, जो अल सुबह तक 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी तक पहुंच गई। बाबा रमस्का पीर की जय जयकार करते हुए लोग कड़ाके की ठंड में भी बैरिकेडिंग के बीच अपने परिजनों के साथ बैठे रहे और सुबह 3 बजे जैसे ही समाधि स्थल का मुख्य प्रवेश द्वार खुला, सभी लोग समाधि स्थल पर दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े। लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए पुलिस की तरफ से सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। किसी तरह कोई अपराधी व भगदड़ नहीं हो, इसीलिए समाधि समिति की तरफ से लोहे की मजबूत बैरिकेडिंग भी लगाई गई। और इसी के साथ साथ आवागमन सुचारू करने के लिए पुलिया नंबर 1 को शुरू किया गया। एक साथ 8 लाइनों में खड़े लोगों को दर्शन करवाने की विशेष व्यवस्था भी समाधि समिति की तरफ से की गई। वहीं आपको बता दें कि पर्चा, बावड़ी, झूला पालन, राम सरोवर, तालाब सहित अन्य दर्शनीय स्थल पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। रामदेवरा पोकड़ सड़क मार्ग पर एक साथ हजारों वाहनों के पहुंचने से वाहन पार्किंग करने की जगह नहीं मिलने पर सड़कों के दोनों तरफ 3 से 4 किलोमीटर लंबी स्थान पर लोगों ने अपने वाहन को खड़ा करके दर्शन करने के लिए समाधि स्थल तक पहुंचे। माघ मेला आगामी 1 पखवाड़े तक अपने पूरे सबाब पर चलेगा। शुक्ल पक्ष दूज पर दर्शन करने के लिए उमड़ा भारी जनसैलाब। तो